अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी क्लास में अवेलेबल हैं, जूम पे बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो डैट केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट 4 को हमने स्टार्ट किया है और आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है नॉलेज 4.1 का। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कुछ एसएलओस को यहाँ पे हमने कवर किया था। पेंसिल देखिए जी, कुछ एसएलओस को हमने यहाँ पे कवर किया था। उसमें फर्स्ट एसएलओ जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जिसमें डिफ्यूजन था, कंप्रेशन था, एक्सपेंशन था, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल था, स्पेस बिटवीन देम था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सेकेंड एसएलओ था डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। ये भी हमने एसएलओ कवर कर लिया था। सारे एसएलओस लास्ट टाइम हमारे लेक्चर में कवर हो चुके थे सिवाय एसएलओ C11B62 के और C11B63 के। इन दो एसएलओस में वैसे तो 62 भी हो गया था, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वैसे हमने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा, लेकिन अभी हम रिकॉल कर लेंगे इसको और साथ साथ एसएलओ 63 भी पढ़ेंगे। एसएलओ 63 के अंदर आज हम डिटेल से देखेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंदन फोर्सेस। यानी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशन ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, और आज के लेक्चर में ये कोशिश करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी शुरू कर दें और डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसमें याद रखिए डाइपोल डाइपोल फोर्स पे लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी थी। आज हमारा टारगेट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंदन फोर्सेस। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। एज यू ऑल नो डैट गैस लिक्विड सॉलिड के दरमियान में हमने डिफरेंसेस देखे थे, डिफ्यूजन, पार्टिकल मोशन। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो ये वो तमाम फोर्सेस हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं, लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में इनके बारे में कराएं। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल मोमेंट को रिलेट करके हमने इनकी प्रॉपर्टीज को भी समझा था और अच्छे तरीके से देख लिया था। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होती हैं, इनके बारे में बात हो गई थी। दरअसल आज हमारा लेक्चर यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि आज हमने जो फोर्स पढ़नी है बड़ी स्पेशल फोर्स है और उसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अभी जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं इसके अंदर, इनको समझने से पहले हम आइडियल गैस और रियल गैस, ये वो दो चीजें हैं जो आपने ग्रेड 9 में पढ़ी हैं। ग्रेड 9 में आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए, आइडियल गैस और रियल गैस। थोड़ा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या है आइडियल गैस? आप देख सकते हैं दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां गैस मॉलिक्यूल्स में किसी किस्म की अट्रैक्शन शो नहीं की गई, यानी देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। और अगर आप साथ वाले कंटेनर में देखें तो आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में रेड कलर की एक लाइन शो की गई है जो ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या मौजूद है, अट्रैक्शंस मौजूद है। मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपके साथ एक जनरल बात करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कहते हैं वी ऑल आर आइडियल मुस्लिम्स। अब अगर हमें आइडियल मुस्लिम होना है तो हमें तमाम इस्लामिक वैल्यूज को उसके मेरिट पे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हमें नमाज पूरा उसको जिस तरह तरीका है उसको पढ़नी पड़ेगी वैसे, और तमाम इस्लामिक वैल्यूज जिसमें आप झूठ नहीं बोलें, बड़ों का ख्याल करें, छोटों से प्यार करें, जो जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज हैं, वी ऑल नो डैट, हम उसको अगर फॉलो करते हैं तो वी आर आइडियल मुस्लिम। क्या हम करते हैं? आप अपने आप से पूछें, क्या हम वो तमाम वैल्यूज को फॉलो करते हैं? तो इसलिए हम कभी भी अपने आप को आइडियल मुस्लिम मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। हाँ, हम ट्राई करते हैं आइडियल बनने की, बट है नहीं। तो फिर हम क्या हैं? वी आर रियल मुस्लिम्स। तो रियल मतलब वी आर नॉन आइडियल मुस्लिम, एक्चुअली ये कहना चाहिए।
तो आइडियलिटी कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। आइडियलिटी एक कागज पे कानून आ गया, उसके मुताबिक अगर कोई चीज हो रही है तो आइडियल है, वैसा होता नहीं है। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो आप बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं कि मैंने ये टारगेट है, इतने दिन में ये करना है, आप नहीं कर सकते। वो करते हैं शुरू में, ट्राई करते हैं, लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर सकते 100%, क्योंकि आपका जो रवैया है वो आइडियल नहीं हो सकता। और किसी भी चीज को आइडियल से नॉन आइडियल करने के लिए कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम पेपर वर्क करते वक्त उसका ख्याल नहीं रखते। तो सिमिलरली ऐसे ही जब गैस लॉस बन रहे थे, बॉयल्स लॉज, चार्ल्स लॉज, एवोगाड्रो लॉज, ये जितने भी लॉज हैं जब ये बन रहे थे या इनको जब बनाया जा रहा था, साइंटिस्ट इनको डिस्कस कर रहे थे, तो फोर्सेस वाले फैक्टर को, कि गैस मॉलिक्यूल में फोर्सेस भी पाई जाती हैं या पाई नहीं जाती तो किसी टाइम पे डेवलप हो सकती हैं, इस पॉइंट को इग्नोर किया हुआ था। और जब इस पॉइंट को इग्नोर किया हुआ था तो उस वक्त जो गैस लॉज बने वो फॉलो तो होते हैं तब तक जब तक गैस में फोर्स एब्सेंट है। जब तक गैस में फोर्स एब्सेंट है तो हम उस गैस को आइडियल गैस मानेंगे और वो आइडियल गैस लॉस को अकॉर्डिंग टू द पेपर रिजल्ट देगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली गैसेस में एक स्पेशल तरह की फोर्स ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है लंडन डिस्परियन फोर्सेस। क्योंकि गैस वी ऑल नो डैट ज्यादातर उसके मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, तभी तो वो गैस है, तभी तो वो एक दूसरे को क्लिंग नहीं कर सकते, दूर दूर हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो पॉपुलर हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, स्पेसिफिकली उनका नाम है लंडन डिस्परियन फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि ये पोलर में नहीं पाई जाती, पोलर में भी पाई जाती हैं, बट ये पॉपुलर है नॉन पोलर्स के लिए, याद रखिएगा। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लंडन डिस्परियन फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो गैस में डेवलप हो जाती हैं और गैस को आइडियल से क्या कर देती हैं, रियल कर देती हैं। ये चीज अब आपको समझ आ गया कि इसकी एप्लीकेशन जो है केमिस्ट्री में कहां पर है। तो रियल गैस के लॉस को समझने में, रियल गैस के बिहेवियर को समझने में लंडन डिस्परियन फोर्स का किरदार है। जी स्टूडेंट्स, अब ये होती क्या, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम पहले समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे सेंटर में न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इसी तरह मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो एक मॉलिक्यूल है, यहां पर जो एक मॉलिक्यूल है, मैं उसकी कंप्लीट डायग्राम को अगले पेज पे बना रहा हूं। इस तरह मैं दूसरे मॉलिक्यूल की भी बनाऊंगा, ठीक है, और इसी तरह मैं बाकी मॉलिक्यूल्स को भी प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, एक और डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी। लेट्स से ये उसका न्यूक्लियस और ये उसके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स में से मैंने दो को बनाया। लेट्स से कि ये किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड हैं और इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है प्रेशर। जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, अब प्रेशर कौन सा, वही जो हमारे ऊपर लग रहा है इस टाइम, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अगर मैं आपसे पूछूं एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm ज्यादा है कि थोड़ा है, 1 किलो वजन ज्यादा है या थोड़ा है, तो आप शायद कुछ लोग आप में से जवाब दें ज्यादा है, कुछ कहें थोड़ा है। ये तो डिपेंड कर रहा है, वो 1 किलो वजन अब मैं चुंटी पे रख दूं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा है, मेरे पे रख दें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है वजन किस पे रखा जा रहा है, प्रेशर किस पे लग रहा है, ये उसको पता है कि ये ज्यादा है या कम है। तो 1 atm प्रेशर शायद आपके लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद इन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा है, ठीक है। 1 नहीं तो कभी कभार 2 atm भी करना पड़ेगा हमें। तो वी कैन से दैट कि एट अ 1 atm प्रेशर या एट अ हाई प्रेशर, मकसद हमारा क्या है कि मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आना चाहते हैं। अब मॉलिक्यूल करीब 1 atm पे आ जाए, 2 atm पे आ जाए, 3 atm पे आ जाए, मकसद ये है जैसे मॉलिक्यूल करीब आएंगे, साथ साथ हमें यहां पे टेम्परेचर को भी देखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को हमें नॉर्मली लो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये दोनों मॉलिक्यूल को करीब आने पे मजबूर करेंगे।
जैसे मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, डेफिनेटली मॉलिक्यूल के करीब आने पे इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल करना शुरू करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल करना शुरू करेगा तो ये एक लड़ाई से, सिनेरियो से बचने के लिए सिस्टम के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सिस्टम के मॉलिक्यूल रीमॉडिफाई करेंगे, अपने आप को रीशेप करेंगे इस तरह से कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक तरफ आ जाए और इनकी जो न्यूक्लियसेस हैं वो एक तरफ आ जाए। ठीक है, न्यूक्लियसेस भी हो सकते हैं क्योंकि सम टाइम ये जो सिंगल एटम मैंने मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट किया है लाइक हीलियम, आर्गोन, नियोन, यहां पर ऐसा भी हो सकता है, यहां पर Cl2, Br2, I2, तो फिर ये बाउंडेड एटम की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी चूंकि मैं सिंगल एटम बात कर रहा हूं, अगर बाउंडेड एटम होंगे तो बाउंडेड एटम में तो फिर थोड़ा मैं सिनेरियो क्लियर करता हूं, तो फिर तो शेप ऐसी होगी लाइक, तो इसमें दो न्यूक्लियाइज होंगे। ठीक है, लाइक Cl2, तो ये भी नॉन पोलर है, मैं सिंगल डबल की बजाय मैं सिंगल मॉलिक्यूल ले रहा हूं लाइक नोबल गैसेस। तो होगा क्या कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइज तब बोलेंगे जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, वो एक तरफ आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक तरफ आ जाएगी। इस तरह से मॉलिक्यूल के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी होगा। मॉलिक्यूल अपने आप को रीशेप इस तरह से करेंगे कि उनका नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप होगी। अब ये जो अट्रैक्शन डेवलप हुई है, इस अट्रैक्शन का नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, व्हाई दे आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल? क्योंकि जो एटम है, जो मतलब एक स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, जो कि सिंगल एटम की फॉर्म में यहां पर मैं दिखा रहा हूं, वो कभी भी ज्यादा देर इस शक्ल में नहीं रह सकते। हाँ, वो मजबूरी में इस शक्ल में आए हैं ताकि उनमें लड़ाई की बजाय अट्रैक्शन आ जाए, रिपल्शन की बजाय अट्रैक्शन आ जाए। लेकिन ये कोशिश करते हैं ये दोबारा स्विच ऑफ, वापस आ जाए अपनी शक्ल में, लेकिन वापस आए तो मजबूरी है, वापस आएंगे तो दोबारा उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर वैसे शक्ल में चले जाएंगे। यानी ये जो पोल्स बने हैं ये परमानेंटली नहीं है, क्योंकि ये पोल्स रिपल्शन के बाइस बने हैं, तो ये टेम्परेरी पोल्स हैं, टेम्परेरी डाइपोल है। इस टेम्परेरी डाइपोल से शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस जो क्रिएट होंगी, इसलिए तो नाम रखा इंस्टेंटेनियस, एक लम्हे के लिए डाइपोल क्रिएट हुआ, तो ये फोर्स का नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। एक बात डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स है, ये आगे क्या करेगी? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये जो पोल बना है, जिसके एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया है और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इकट्ठी हो गई है, तो अब ये जो पोल बना है जिसके यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, अब जो साथ वाला दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा? ये जो मैंने आपको कंटेनर दिखाया था, इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो फोर्स डेवलप हुई है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। नाउ दे विल बिकम पोलर, इसके एक एंड पे पॉजिटिव, एक एंड पे नेगेटिव है, इसकी भी एक एंड पर पॉजिटिव, इसकी एक एंड पे नेगेटिव है। ये मॉलिक्यूल की मैं इंटरनल शक्ल, उसकी इंटरनल सिचुएशन दिखा रहा हूं। अब इनके दरमियान में अट्रैक्शन है। अब क्या होगा कि बाकी मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है यही फिनोमेना कर रहे हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या होगा इससे डिफरेंट? जरा वो देखते हैं। वो ये डिफरेंट होगा कि उनके अभी न्यूक्लियस वैसे ही हैं, सॉरी ये जरा मैं ब्राउन कलर से, उनके सेंटर में न्यूक्लियस है, उनके ऊपर ये भी जो इफेक्ट है रिपल्शन वाला वो नहीं पहुंचा। लेकिन इनके साथ क्या हो सकता है? इनके साथ ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव पोल इनके साथ वालों के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचे। अब क्या होगा, जब इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसकी शक्ल भी बदल जाएगी, इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक तरफ और इसका न्यूक्लियस एक तरफ। अब इस पॉजिटिव इस नेगेटिव के दरमियान में भी अट्रैक्शन। अब ये तो था, ये तो पोलर था थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसने इसके अंदर भी पोलैरिटी को इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस कर दिया। तो अब क्या नाम होगा? इंड्यूस डाइपोल। इसका मतलब
ये जो मैंने आपको फिनोमेना बताया है, दो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, वी कैन से दैट इस कंटेनर के अंदर, इस सारे कंटेनर के अंदर दो तरह की फोर्सेस हैं, दो तरह के फिनोमेनास हैं, दो तरह के ऑपरेशंस हैं जो यहां पर हो रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऑपरेट होंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल से, और कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑपरेट करेगी वो इंड्यूस्ड डाइपोल से करेगी। तो पूरा नाम क्या पड़ा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब ये शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस होती है, बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल परफ्यूम। आपने देखा है परफ्यूम स्प्रे होती है, जैसे वो बोतल के अंदर थी तो वो उसके ऊपर प्रेशर था, प्रेशर था तो वो लिक्विड थी। जैसे ही परफ्यूम बाहर आई, बोतल से बाहर आई, फैल गई। जैसे वो बाहर आई, शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस टूट गई और वो सीधा लिक्विड किसमें चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। इससे पता चलता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है। हाँ, इनकी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे आपने वो देखी होगी आइसोकेन यानी मोमबत्ती। अब वो मोमबत्ती की जो वैक्स होती है वो है तो सॉलिड, लेकिन आप उसको तोड़ सकते हैं, आप उसको मेल्ट कर सकते हैं इजीली। वो सॉलिड तो है लेकिन उसमें वीक फोर्सेस है उसके अंदर। वैक्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता दे आर नॉन पोलर, कार्बन कार्बन की चेन है, नॉन पोलर है वो। और उसके अंदर कौन सी फोर्स ऑपरेट होती है? लंडन डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि कमजोर फोर्स है इसलिए इसके बनने वाले सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स इस फोर्स की वजह से बने हुए हैं वो सारे के सारे टूट जाते हैं, आराम से टूट जाते हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि इन फोर्सेस को डिस्कवर किया था विर्ट्ज लंडन ने, इसलिए नाम इसका पड़ गया लंडन डिस्पर्जन, क्योंकि ये डिस्पर्जन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स हो रहा है। अच्छा, अब कुछ मजीद टर्म्स हैं जिनको मैं क्लियर करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल का याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल का इस शक्ल से इस शक्ल में आना, इसे हम कुछ नाम देते हैं। नंबर वन, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन भी कहते हैं इसको। इसको हम एसिमेट्रिक शेप भी कहते हैं, एसिमेट्रिक शेप भी कहते हैं। नंबर थ्री, इसको हम पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। तीन तरह के नाम देते हैं, डिस्टॉर्शन, एसिमेट्रिक, पोलराइजेबिलिटी। पोल्स बनाने की एबिलिटी। अच्छा, पोलराइजेशन, दिस इज ऑल्सो पोलराइजेशन, एक और नाम दे सकते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी पोल्स बनाने का जो अमल है वो पोलराइजेशन है, एबिलिटी जो है वो पोलराइजेबिलिटी है। एक्सटेंट, किस हद तक पोल्स बन सकते हैं। अब मैं आपसे जरा पूछता हूं ना, यहां पर आप बताएं पोल्स किसके लिए आसान है, छोटे मॉलिक्यूल के, बड़े मॉलिक्यूल के लिए? ऑब्वियसली आपको मैं बार बार यहां पे कागज की एग्जांपल देता हूं। कागज रखा हुआ है आज? फिर नहीं है तो कागज ये दे दें, फिर बाद में इसको कर लेंगे। नीचे वाला खराब है वो दे दो। मिसाल के तौर पे ये कागज है, मैंने पहले भी मिसाल दी थी। अब ये कागज को अगर आप एक बोल की शक्ल देते हैं तो जितना बड़ा होगा ये, उसको डिस्टॉर्ट करना, हिलाना जुलाना, आगे पीछे करना, इसकी शक्ल को डी शेप करना, एसिमेट्रिक यानी सिमेट्री से एसिमेट्रिक में लेके आना, पोलराइज करना आसान है। लेकिन इसको मैं छोटा कर दूंगा तो इसको पोलराइज करना यानी इसको डी शेप करना क्या है, मुश्किल है। तो यही कहना चाह रहा हूं कि मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल कम होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। जितना छोटा होगा पोलराइजेबिलिटी कम होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। ये मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको सिखा दी, व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, कब कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए वही स्टेप्स हैं। दिस इज एटम वन, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने उसको बाकायदा शक्ल दे दी है। अब ये अपनी शक्ल बदल लेगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एसिमेट्री, ये सिमेट्री से एसिमेट्री में आ गया, शक्ल बदल गई। एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, एक तरफ न्यूक्लियस। दूसरे एटम के साथ भी ऐसा हुआ, एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ न्यूक्लियस। और एटम इस तरह से अपने आप को रीपोजिशनड करेंगे कि नेगेटिव के सामने कौन आएगा? पॉजिटिव। अब ये जो फोर्स है शॉर्ट लिव फोर्स है, ये जो डाइपोल बना है ये बाकियों में भी डाइपोल पैदा करेगा। तो टोटल इस तरह जो फोर्स बनेगी वही लंडन डिस्पर्जन फोर्स। एक और मैंने इसकी प्रेजेंटेशन दी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप देख सकते हैं। ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट अब ये पोलर है। नॉन पोलर से पोलर, दिस इज पोलराइजेबिलिटी,
और पोलराइजेबिलिटी का साइज ऑफ मॉलिक्यूल से क्या रिलेशन है? डायरेक्ट, जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। एक और प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह का चार्ज घूम रहा होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आते हैं, कोइंसाइड होते हैं, तो अपने आप के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से रीपोजिशन करता है मॉलिक्यूल कि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल का इस तरह हो जाना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो एक ही चीज को मैंने डिफरेंट डायग्राम्स के साथ दिखाया है। अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, बाकायदा जो पेपर में आप लिख सकते हैं। लंडन फोर्सेस आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल। मैंने बोला ना, पोलर में तो होंगी, नॉन पोलर में तो मशहूर है नॉन पोलर में, लेकिन पोलर में भी होंगी। मसलन एक मॉलिक्यूल है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये जो ओ एच वाला पोर्शन है इसका, ये पोलर पोर्शन है। ओवरऑल मॉलिक्यूल भी पोलर है क्योंकि इसमें पोलर ग्रुप मौजूद है, लेकिन इस पोलर ग्रुप के अंदर ये जो आर ग्रुप है, और आर यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन्स को। अब कार्बन कार्बन की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं, जो कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, अब इन चेन्स के दरमियान में जो अट्रैक्शंस डेवलप होंगी, जिसकी वजह से ये चेन्स आपस में अटैच होंगी, नाउ दीस आर लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल तो पोलर है, बट उसके नॉन पोलर पार्ट के अंदर ये फोर्स डेवलप होती है। तो प्योर अगर कहा जाए पोलर, तो उसके भी अंदर ये देखी जाती हैं, और नॉन पोलर में तो ये देखी ही जाती हैं। ये ज्यादा मशहूर उनके लिए हैं। दे अराइज फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन टेम्परेरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड द फ्लीटिंग डाइपोल्स दे इंड्यूस। फ्लीटिंग मतलब जो आगे फैल रहे हैं, इंड्यूस इन नेबरिंग मॉलिक्यूल। जो टेम्परेरी डाइपोल बने, उन्होंने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में डाइपोल इंड्यूस कर दिया। तो ये जो फोर्सेस होंगी, जो इस तरह से होंगे, वो लंडन फोर्सेस हैं। डेफिनेशन भी क्लियर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर इफेक्टिंग लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस, दो फैक्टर मैं डिस्कस करूंगा। एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा है मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप साइज ऑफ मॉलिक्यूल को तो जान चुके हैं। वी ऑल नो दैट क्लोरीन, bromine, iodine, they all are non-polar molecules. टॉप टू बॉटम इनके मॉलिक्यूल के साइज में इजाफा हो रहा है। जब टॉप टू बॉटम इनके मॉलिक्यूल के साइज में इजाफा हो रहा है, तो ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूल के साइज में इजाफा हो रहा है, और इजाफे की वजह से आपको पता है इसकी डिस्टॉर्शन आसान है, और इसकी डिस्टॉर्शन क्या है? मुश्किल है। इसमें पोल्स बनाने की एबिलिटी ज्यादा है, उसमें पोल्स बनाने की एबिलिटी कम है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगी। तो अगर ग्राफ बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन के अंदर सबसे नीचे आएगा, लो। क्लोरीन का ऊपर आएगा, ब्रोमीन का ऊपर आएगा, आयोडीन का ऊपर आएगा। कोई पूछे वजह तो बतानी है आपने, क्योंकि टॉप टू बॉटम, दिस इज नॉट बॉटम टू टॉप। अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन टॉप पे है, आयोडीन बॉटम पे। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, और साइज के बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, जिससे ज्यादा फोर्सेस इंड्यूस होती हैं, और उसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। इसी वजह से फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है। नॉर्मली सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आई होप साइज वाला फैक्टर तो आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। आप यहां देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, पेंटेन 5 कार्बन वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पेंटेन, ये दो मॉलिक्यूल हैं, और ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में रिपल्शन, अट्रैक्शन, जो भी आपको मैंने फोर्सेस बताई, लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होंगे, इसके भी डिस्टॉर्ट होंगे। डिस्टॉर्ट होने के बाद जो एरिया आपस में अट्रैक्शन डेवलप करेगा वो ये है। अगर मैं डेकेन 10 कार्बन की बात करूं, तो ऑब्वियसली 10 कार्बन की चेन लंबी है, और ज्यादा लंबी चेन का मतलब है ज्यादा एरिया जिसमें अट्रैक्शन के डेवलप होने का चांस है। तो ऑब्वियसली ज्यादा एरिया होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं 309 से 447 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये केल्विन में है, डिग्री में नहीं है। आप इसमें -273 कर दें, ऑटोमेटिकली आंसर किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको। अब आगे बात करता हूं पेंटेन
एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का फार्मूला 5 कार्बन। अब 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन को अगर बनाएं तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 ये प्रोपेन हो गया। दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप। आपने 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, ये देखिए। तो ये 5 कार्बन ही है, बस सीधी चेन की बजाय चेन बदल गई है, ब्रांच्ड में आ गई है आइसोमर। इसे हम नियोपेंटेन भी कहते हैं, नियोपेंटेन। दिस इज ऑल्सो नियोपेंटेन। क्या फर्क रहेगा? ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया क्या है बेटा? कम। इसके सामने इस जैसा ही मॉलिक्यूल आएगा, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, तो सरफेस एरिया ज्यादा था, अट्रैक्शन ज्यादा। इसके सामने इस जैसा ही मॉलिक्यूल आएगा तो कम सरफेस एरिया है। स्फीयर, किसी भी चेन को अगर आप स्फीयर में कर देंगे तो वो लोएस्ट सरफेस एरिया में आ जाएगी। अब आप वाजिया बॉइलिंग पॉइंट में फर्क देख सकते हैं, 309 से 283 केल्विन पे आ गया। लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह लो सरफेस एरिया है। तो याद रखिएगा, ब्रांचेस जितनी जनरेट करेंगे, ब्रांचेस जितनी बढ़ेंगी, चेन उतनी छोटी होती जाएगी और छोटे होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, यहां मैंने बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र किया है, मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं किया। मैं मेल्टिंग पॉइंट जरा समझाना चाहता हूं। बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। क्या सर मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं यहां पर? तो नहीं नहीं, मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखना। वजह, डियर स्टूडेंट जरा कैमरे में देखें, जरा सारे आप इस तरफ देखें जरा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे ये बाल कर्ल नहीं है इसके अंदर, और अगर अपने बालों को मैं कंघी करूंगा तो ये सीधे बाल हैं, तो आराम से मैं इसको कंघी कर सकता हूं, स्ट्रेट बाल है। अब कंघी करने से क्या होगा? बाल अलग अलग हो जाते हैं, जरा सेपरेट हो जाते हैं आपस में, जो क्वाइल्ड थे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यही है मेल्टिंग, चेन्स को सेपरेट करना, चेन्स को सेपरेट करना। सेपरेट करने के बाद बहुत दूर करना बॉइलिंग, वो तो हमने बाद में करना है ना। सेपरेट करना मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में जाना मेल्टिंग। अब आप मुझे बताएं, कर्ल बाल हैं आपके, क्या आप उन्हें आराम से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, टाइम लगेगा, इंटरमिगल है एक दूसरे में। सेम ऐसे ही जो स्ट्रेट चेन्स होती हैं वो लूज पैक होती हैं, जैसे स्ट्रेट बाल है। जो ब्रांच चेन होती हैं वो कर्ल की तरह इंटरलॉक बड़ी ज्यादा होती हैं, और ज्यादा इंटरलॉक होने की वजह से उन्हें अलहदा करना रेलेवेंटली मुश्किल होता है। इसलिए याद रखिएगा कि सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अब बढ़ेगा, ये आपने नहीं कहना। समझ गए हो? ये चूंकि एसएलओ का पार्ट नहीं है, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बताता जा रहा हूं कि बॉइलिंग का ताल्लुक सरफेस एरिया के साथ है, मेल्टिंग का ताल्लुक इंटरमोलिकुलर फोर्स कितनी स्ट्रांग है इसके साथ भी है, और हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज, हाउ पार्टिकल्स आर इंटरलॉक, कितनी उस पर ब्रांचेज हैं। जितनी ब्रांचेज होंगी मेल्टिंग पॉइंट को उतना फेवर करेंगी, वो उतना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को यहां पर इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैं एक टेबल आपके साथ सिमुलेशन का शेयर करना चाहता हूं, सिमुलेशन शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद हम इस टेबल पे डिस्कशन करेंगे। जी जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने स्क्रीन में ओके 8 नंबर, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये मैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स लेके आता हूं, ये स्टार के साथ स्ट्रिंग्स लगी हैं, ये बताती हैं इनको खींचना आसान है, लेकिन मैंने आराम से इसको डी अटैच कर दिया। मींस स्मॉल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वीक फोर्सेस हैं। अगर मैं स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल लेके आता हूं बड़े, दीज आर द कार्बन कार्बन चेन, यू कैन से दैट। देखिए इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, स्ट्रिंग्स भी ज्यादा लगी हैं पीछे, फिर भी इनको सेपरेट करना मुश्किल है। ये शो करता है ज्यादा सरफेस एरिया से डी अटैचमेंट मुश्किल। अगर यहां ब्रांचेस लगा दें और
तो फिर इनको डी अटैच कर, देखिए यहां तक लेके आना, यहां तक लेके आना, नाउ दिस इज मेल्टिंग, और मेल्टिंग के बाद आगे आगे का सफर जो है वो बॉइलिंग है। मेल्टिंग जो है वो उसके अंदर पैकिंग भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। हम यहां पर मेल्टिंग की बात नहीं कर रहे, जनरली सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। लार्जर द सरफेस एरिया मोर द चांस टू डेवलप लंडन डिस्पर्जन फोर्स। अब एक स्ट्रेट है और एक बेंट है, आप देख सकते हैं जो बेंट है उसका सरफेस कम हो गया है, और सरफेस कम होने से उसकी डी अटैचमेंट क्या होगी, आसान हो गई है। इसी तरह एक स्ट्रेट और एक सर्कुलर है, अगेन सर्कुलर जो है वो सबसे कम सरफेस एरिया रखता है अपना, ठीक है। देखिए वैसे हैं तो काफी ज्यादा इसमें कार्बन एटम, लेकिन सर्कुलर होने की वजह से लेस सरफेस एरिया रखता है और उसकी डी अटैचमेंट आसान है। कर्व करेंगे, अगर कर्व करेंगे तो वो मॉलिक्यूल के साथ डेफिनेटली अपनी शेप की वजह से बेटर अटैचमेंट भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। इन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखते हुए डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको नेक्स्ट एक चैलेंज देने वाला हूं जो कि आप खुद करेंगे, ये टेबल आपकी बुक में लगा हुआ है, ये चैलेंज है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें पहले तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के सीधे सीधे ये मॉलिक्यूल बने हुए हैं। ऑब्वियसली इनका चेन बढ़ेगा, स्ट्रक्चर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये स्ट्रेट चेन्स हैं, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आगे मैंने इसी तरह इनके आइसोमर्स बना दिए हैं ब्रांच चेन के अंदर। एक तो आपने जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है और एक मिथाइल ग्रुप है, टोटल 4 कार्बन है। आपने इसका ब्यूटेन के साथ कंपैरिजन करना है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो 113 है, और इसी तरह ब्यूटेन का देखेंगे तो 134 है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो सीधी कार्बन का ज्यादा है, यानी सीधे 4 कार्बन का ज्यादा है, और ब्रांच वाले का कम है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। लेकिन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट पे गौर करें तो मेल्टिंग पॉइंट 261 है और इसका 272 है, मतलब रेलेवेंटली मेल्टिंग पॉइंट पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा ब्रांच की वजह से, बल्कि एरिया तो कम हुआ लेकिन मेल्टिंग पॉइंट फिर भी क्लोज है उसके। क्यों? क्योंकि ब्रांच की वजह से इंटेंगलमेंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, और आप देखोगे ब्रांचेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, इन क्वेश्चंस का आपने डियर स्टूडेंट्स मेरे समझाए हुए मेथड को सामने रखते हुए जवाब देना है। मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इनके जवाब भी आगे लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जवाब पढ़ेंगे और फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनके क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। तब तक आप खुद कोशिश करें इनके आंसर्स करने की। कोई सवाल है स्टूडेंट्स तो आप कर सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके, ओके, थैंक यू।